बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आइल्स स्पीकिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइल्स स्पीकिंग के बारे में डिटेल में बताया था कि आइल्स स्पीकिंग का टोटल टाइम पीरियड कितना होता है। आइल्स स्पीकिंग का टोटल टाइम पीरियड 14 मिनट्स है। और मैंने आपको इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन में ये भी बताया था कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। आइल्स स्पीकिंग के 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये 14 मिनट जो हैं ये इन 3 पार्ट्स में मुश्तमिल हैं। टोटल पार्ट्स जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, तो पार्ट 1 का टाइम पीरियड कितना है, तो पार्ट 1 का टाइम पीरियड 5 मिनट्स है। इसी तरह पार्ट 2 का टाइम पीरियड 3 मिनट्स है और द रिमेनिंग मिनट्स आर ऑफ फॉर पार्ट 3। इसी तरह मैंने आपको पार्ट 1 के बारे में बताया था कि पार्ट 1 में 2 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन में आप उन्हें अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं और दूसरे सेक्शन में आप उनको टॉपिक क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, और ये टोटल अपनी इंट्रोडक्शन और टॉपिक क्वेश्चंस को मिला के आपके 5 मिनट्स पास होते हैं। कोशिश करिए कि आप अगर अपना कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो इसको टाइम पीरियड लगाकर, यानी कि टाइमर लगाकर आप आंसर करें, तो आपको इससे अंदाज़ा होगा कि आप जब 4 से 5 लाइनें भी बोल देते हैं उसके बावजूद भी 1 मिनट नहीं गुजरा हुआ होता। इसी तरह मैं आपको आज डिटेल में बताना चाहती हूँ कि अगर वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, यानी व्हाट्स योर नेम, तो आप उसको डायरेक्टली एक लाइन में आंसर नहीं कर सकते। आप अगर उसे डायरेक्टली सिर्फ इतना कहेंगे, जैसे कि मेरा नाम डॉक्टर शुमाइल है, तो मैं अगर उसे कहूँ कि माय नेम इज़ शुमाइल, तो ये इतना सा आंसर मैं उसे मजबूर कर रही हूँ कि वो अगला सवाल फटाफट मुझसे करे। जबकि इसके बनिस्बत अगर मैं इसका आंसर कुछ इस तरह करूँ कि माय नेम इज़ शुमाइल, आई हैव अ निकनेम दैट इज़ अंजम, which is given to me by my beloved and adored parents, such as by my mom, especially by my mom. It is often called by my colleague, fellows, and friends as well. It has a double strength meaning, which not only strengthened my mind but attitude too. इस बात को अगर आप मतलब उर्दू मीनिंग में लें तो हमने उसे हर चीज़ अपने नाम के बारे में ही बताया। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम उसे डायरेक्ट आंसर नहीं करते और इसमें हम अपना निकनेम और डिफरेंट चीज़ों को मर्ज आउट करते हैं, यानी हम उसे कहें कि नहीं जी माय नेम इज़ शमाइल, तो वो ही ठीक है। जबकि मैं आपसे कहना बताना चाहती हूँ कि जो रिकमेंडेशन है वो आपके 5 मिनट्स हैं पार्ट 1 के लिए। आप जब उसे अपना नाम बताएंगे तो आप हर हाल में नाम से रिलेटेड चीज़ें बोलें, यानी नाम ही को फोकस करें। यानी टास्क रिस्पॉन्स आपका यही होता है ना कि आपसे जो क्वेश्चन किया गया है आप उसी को आंसर करें। अब उन्होंने आपसे नाम पूछा तो आप नाम ही को डिटेल लेना। आप नाम ही से मुराद आपका उस निकनेम है ना, नाम से ही मुराद आप उसे अपने नाम की मीनिंग बता दें। आप अपने नाम को बता दें कि आपका नाम किसने रखा, किसने आपको कॉल किया। इस तरह करके आप अपना नाम की डिटेल बता सकते हैं। इस तरह आपका 1 मिनट भी पास हो जाएगा। इसी तरह उसने आपसे अगर ये क्वेश्चन चले, इस क्वेश्चन के बारे में आप कह सकते हैं कि कैन आई सी योर आईडी, तो यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स आप करके अपना आंसर पूरा कर सकते हैं। इसी तरह जब उसने आपसे इसमें, तो अगर आप डायरेक्ट आंसर करते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि ज़ाहिर है आप आईडी के बारे में और उसे क्या कहेंगे। लेकिन जैसे ही उसने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि डू यू वर्क और यू आर स्टूडेंट, क्या आप काम करते हैं और आप स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पर उसे बता सकते हैं डिटेल में। यानी अगर आप उसे कहते हैं यस और नो, यस और नो में आंसर इंटरनेशनल लेवल पर नहीं दिए जाते। आप कोशिश करके उसे डिटेल्ड आंसर दें। यानी अगर आप उसे कोई भी आंसर कर रहे हैं तो आप कोशिश करके उसमें वजाहत प्रोवाइड करें, उसमें एक्सप्लेनेशन दें, उसमें रीजंस दें, उसमें कोई एग्जांपल दें। अगर वो आपसे कह रहा है कि डू यू वर्क और यू आर स्टूडेंट, तो आप उसे इसमें स्टार्टर्स लगा कर बोलें। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कह सकती हूँ नो नॉट एट ऑल, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, आई डू माई जॉब एज अ डॉक्टर इन सिविल हॉस्पिटल DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद ईस्ट ऑफ पाकिस्तान।
मैं इस तरह इसको और मज़ीद एक्सटेंड कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल में अगर इतनी सी बात करें कि ये पार्ट 1 की क्वेश्चंस है, हम इन्हें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोई ना कोई रीज़न दे के ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं इन केस में उसे कहती कि नो नॉट एट ऑल, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, तो वो लाजमी तौर पर अगर मैं उसे रीज़न या मैं उसे ये नहीं बताती कि मैं कहाँ पर प्रोफेशनल हूँ, तो वो लाजमी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता। कोशिश करके अगले बंदे के नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले उसके सवाल का जवाब दे दें, ताकि उसको आपसे सवाल करना ही ना पड़े। इसी तरह उसने अगर आपसे पूछा कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप अगर उसे सिर्फ इतना कहेंगे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई लिव एट मिल्लत टाउन, तो मैं अगर उसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मिल्लत टाउन में रहती हूँ, तो ये तो एक कुछ सेकंड्स में मेरा आंसर ख़त्म हो गया। इसकी जगह अगर मैं उसे थोड़ा सा अपने कंट्री, थोड़ा सा अपने सिटी को डिफाइन करके बता दूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और उल्टा उससे आपसे कोई गर्ज नहीं है कि आप सत्याना रोड पे रहते हैं, आप सितारा गोल्ड में रहते हैं, आप मिल्लत टाउन में रहते हैं, या आप कहाँ रहते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ आपके इंग्लिश से गर्ज है कि आप उसे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। अगर आप आइल्स की बुक्स की डिटेल में देखें, तो उन्होंने ये वाज़ेह लिखा है कि आप झूठ बोलें या सच, इससे उन्हें मसला नहीं है। उन्हें आपसे इंग्लिश सुननी है, और वो आपसे इंग्लिश ही सुनते हैं। यहाँ उसने कहा वेयर डू यू लिव, तो मैं अगर अपनी बात करके आपको एक डिफाइन करके बताऊँ, तो आई लिव एट मिल्लत टाउन, सेंटर ऑफ बिग आइकोपेस इंडस्ट्रियल सिटी, Faisalabad, east of Pakistan. It is also considered as third biggest city of Pakistan, enriched with multicultural environment. मैंने इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए कि एक तो मैंने बताया है कि मैं फैसलाबाद के मिल्लत टाउन में रहती हूँ, जो कि फैसलाबाद के ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने फैसलाबाद की खसूसियत बयान कर दी कि वो एक मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहलाता है, और उसके अलावा उसको मैंने थर्ड बिगेस्ट सिटी भी है पाकिस्तान का। इस तरह करके आप थोड़ी बहुत डिटेल अपनी ज़रूर बताएं। इसी तरह सेक्शन 2 की बात की जाए, तो सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था, जैसे लास्ट वीडियो में भी, कि मैं इसी तरह पार्ट 2 की सेक्शन 2 की बात की जाए, कि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में भी कि आइल्स स्पीकिंग में जो पार्ट 1 होता है, उसके 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 मैंने आपको अभी डिफ़ाइन कर दिया। सेक्शन 2 में आपसे वो टॉपिक क्वेश्चंस करता है। टॉपिक क्वेश्चंस में मैंने ये भी आपको लास्ट में बताया था कि बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके सामने ही कुछ टॉपिक्स हैं। अगर वो आपसे होम टाउन के बारे में पूछता है, तो वो होम टाउन के ही आपसे 4 से 5 क्वेश्चन कर लेगा। इसी तरह अगर वो आपसे कंट्री साइड क्या पूछता है, तो वो कंट्री साइड की क्वेश्चन करेगा। हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, आपको हॉबी वो क्यों पसंद है, आप कितना टाइम उस हॉबी पे लगाते हैं, ये सारे क्वेश्चन वो कर सकता है। इसी तरह आपके फैमिली से वो पूछ सकता है कि आया आपकी फैमिली में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, सबसे ज़्यादा आपकी किसके साथ बनती है, या ऐसा कोई मेमोरेबल टाइम फैमिली के साथ जो आपने स्पेंड किया हो। इसी तरह फूड के बारे में वो आपसे पूछ सकता है कि आया आपका फेवरेट फूड कौन सा है, आपको वो फेवरेट फूड क्यों है, आखिर उस फूड में ऐसा क्या है जो आपको पसंद है। इस तरह करके वो आपसे जितने मर्जी क्वेश्चन कर सकता है। इसी तरह आपने एजुकेशन के बारे में भी आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि आया आप कौन सी क्लास में हैं, आपकी जो एजुकेशन है यानी आपका जो प्रोफेशन है वो आपने क्यों चूज़ किया, और आया आप अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाई हैं और नहीं। फ्री टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेजर टाइम है, लेजर टाइम फ्री टाइम को कहते हैं, तो आप उस फ्री टाइम में क्या करते हैं। इसी तरह आपके फ्रेंड्स के बारे में आपसे सवाल किए जा सकते हैं कि आया आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, और अगर वो बेस्ट फ्रेंड है तो वो कौन है। अक्सर फ्रेंड्स के बारे में क्यू कार्ड में भी पूछा जाता है। क्यू कार्ड क्या है, वो पार्ट 2 का पार्ट है। पार्ट 2 में आपसे क्यू कार्ड पूछा जाता है, जिसके बारे में आपने 2 मिनट बोलना है। तो कोशिश करके जो टॉपिक क्वेश्चंस हैं, जिनको हम ये पूरा डिसाइड कर रहे हैं कि ये
टॉपिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप कोशिश करके इन टॉपिक क्वेश्चंस को इतना प्रिपेयर करें कि अगर इन टॉपिक क्वेश्चन में से कोई क्यू कार्ड आता है तो आप एटलीस्ट उन्हें डिफाइन कर सकें। यानी अगर उसने आपसे फ्रेंड्स के बारे में पूछा है और अगर आपने फ्रेंड की सिर्फ 3 लाइनें प्रिपेयर की हैं, तो आप खुद देखें कि अगर आपसे वही फ्रेंड का टॉपिक क्यू कार्ड में आ जाता है तो आप उसके बारे में 2 मिनट किस तरह बोलेंगे। तो कोशिश करके ये जितने भी टॉपिक क्वेश्चन पार्ट 1 के मैं आपको बता रही हूँ इनको ज़्यादा प्रिपेयर करें। यानी अगर आपसे आपके फ्रेंड की बात की गई है कि आया आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड क्यों है, आप अक्सर वजूहात देते हैं, मतलब वजह देते हैं कि जी वो मेरे साथ बहुत लॉयल है, वो मेरा सीक्रेट कीपर है, वो मेरा बचपन का बडी है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो इस तरह जो हम बातें करते हैं वो सारी बातें आपने इंग्लिश में प्रिपेयर करनी है। इसी तरह आपके रिलेटिव्स के बारे में पूछा जाता है कि आपके रिलेटिव्स के मतलब कोई रिलेटिव के कोई गिफ्ट का बात पूछ ली जाती है, रिलेटिव्स की कोई डिटेल पूछ ली जाती है कि आपसे उनका रिलेशन क्या है और वो अगर रिलेशन आपका उनके साथ किस तरह का है, अच्छा रिलेशन है, बुरा रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है। इसी तरह आपसे बुक रीडिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि आया आपको बुक रीडिंग करना पसंद है। बुक रीडिंग अगर आपको पसंद है तो आप कितना टाइम बुक रीडिंग में स्पेंड करते हैं। इस तरह करके ये आपसे कोई भी टॉपिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके सामने मैंने इतने सारे टॉपिक क्वेश्चन लिखे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको मज़ीद एक टॉपिक क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफ़ाइन करके बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे हिसाब से, तो अब मेरे हिसाब से अगर फ़िलहाल मैं अपने दिमाग में चलाऊँ तो ये बहुत है, लेकिन उनके हिसाब से ये बहुत नहीं है। वहाँ पर लातादाद क्वेश्चनिंग है। उन्होंने अपने अगले 5 से 10 सालों के आने वाले सारे पेपर्स तैयार करके रखे हैं, तो उस पेपर्स में कभी भी पिछली बुक्स का कुछ भी रिपीट नहीं होता। तो इसलिए हमें कोशिश करके हर चीज़ प्रिपेयर करनी है ताकि कोई भी नई चीज़ जो आए तो हम उन्हें अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें। इसी तरह मैंने आप लोगों के लिए आज के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, शायद आपको फोकस हो रहे होंगे कि वेबसाइट के बारे में। जैसे अगर पार्ट सेक्शन 2 में टॉपिक क्वेश्चंस हैं, आपसे वेबसाइट का सवाल कर लिया जाता है, तो ये कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, तो व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट डू यू ऑफ्टन विजिट। और ये जो ऑफ्टन, ये जो वर्ड है, इसको ऑफन नहीं पढ़ेंगे, इसको हमेशा ऑफ्टन पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो ब्रिटिश ने दी है वो ऑफ्टन ही है। अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहें तो ब्रिटिश काउंसिल की आइल्स की बुक 1 जो यूट्यूब पे मौजूद है, 1 की टेस्ट 1 की जो लिसनिंग है उसमें ये वर्ड पड़ा है, आप वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे उसने कहा कि आपकी फेवरेट वेबसाइट क्या है, या फिर उसने पूछा कि आर देयर एनी चेंजेस टू द वेबसाइट यू ऑफ्टन विजिट। कोई तब्दीली वेबसाइट में आते हुए आपने कभी देखी है। व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री। किस तरह की वेबसाइट्स आपके मुल्क में पॉपुलर है। मिसाल लें कि यही आपके फाइनल पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो अपने दिमाग चलाएं आंसर्स के अलावा कि क्या आपके दिमाग में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं। क्या अगर एकदम से रैंडम आपके पास ये सवाल आए कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट डू यू ऑफ्टन विजिट, तो आप सोचें कि आप उसका आंसर क्या देंगे। मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो मैंने यहाँ मेंशन किया है और मैं आपको रिकॉल भी कर देती हूँ। मैंने इसमें स्टार्टर्स भी यूज़ किए हैं, मैंने इसमें थोड़ी सी डिटेल भी बतानी चाहिए और वजह भी। वेल आई एन्जॉय विजिटिंग सोशल मीडिया वेबसाइट, क्योंकि ज़्यादातर आप खुद देखें कि सोशल मीडिया वेबसाइट्स को ही फोकस किया जाता है। जैसे यूट्यूब्स हैं, लोग अपना टाइम पास करने के लिए यूट्यूब्स का यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी मैंने लिखा वेल आई एन्जॉय विजिटिंग सोशल मीडिया वेबसाइट बिकॉज आई कैन कीप इन टच विद माई फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स who are living many miles away from me. Also, I love to visit news websites such as BBC News and CNN as I want to go updated with the latest happening in the world. अब इसमें हमने आपको डिटेल में आंसर भी कर दिया, इसमें हमने उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी और वजह भी दे दी। इसी तरह
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसने आपसे कहा है कि फेवरेट वेबसाइट कौन सी है आपकी। तो अगर एक नॉर्मल ज़्यादातर देखा गया है तो फेवरेट वेबसाइट अक्सर लोगों की यूट्यूब होती है। मैंने भी उसी को कॉल किया है कि विदाउट अ डाउट अब ये मैंने इसके लिए एक स्टार्टर लगाया और एक डिफरेंट स्टार्टर लगाया कि ताकि जो किसी ने भी ना लगाया हो, अगर मैं भी कहती कि वेल इट्स यूट्यूब, तो हर जगह हर क्वेश्चन में एक ही मैं स्टार्टर नहीं लगा सकती, डिफरेंट स्टार्टर्स का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करके आंसर दें। इसी तरह विदाउट अ डाउट इट्स यूट्यूब। दैट वीडियो शेयरिंग वेबसाइट इज़ द बेस्ट इन माई ओपिनियन since I can be informed, entertained, and educated. Actually, I have learned so many things from that website that I haven't learned in school. And it's amazing to watch YouTubers who are exceptional in the field. That makes me so inspired. यहाँ पर मैंने इसका स्टार्टर भी लगा दिया, अपनी फेवरेट वेबसाइट को भी बता दिया और फेवरेट वेबसाइट वो है क्यों, उसकी वजह क्या है और उससे मैंने क्या क्या सीखा, वो सब मैंने आपको इधर डिफाइन कर दिया। इसके अलावा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन था, वो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आर देयर एनी चेंजेस टू द वेबसाइट, कोई किसी किस्म की चेंजेस जो वेबसाइट में आपने विजिट की हो। तो यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि ये जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं इसमें हमारी चेंजिंग क्या होती है, हमारी प्राइवेसी एलिमेंट्स में चेंजिंग होती है। यानी अगर कोई फेसबुक बनाता है या कोई भी व्हाट्सअप है, इंस्टा है, जिसमें अगर हम दूसरे बंदे को शो नहीं करना चाहते अपना आप, तो हम छुपा सकते हैं। उन्होंने प्राइवेसी एलिमेंट्स रखे हुए हैं। इसी तरह मैंने उसी को कोट किया है, yes, as for social media website there are changes in privacy setting, such as users can hide the email address that they use or associate with their social media account. Also one can make his account unsearchable for the public. आप खुद देखें कि वो या तो उनको अनसर्चेबल बना देते हैं, या हम लोग अक्सर ब्लॉक कर देते हैं या फिर हाइड कर देते हैं किसी को। इसी तरह उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि आपके कंट्री में व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट आर पॉपुलर इन योर कंट्री, आपकी कंट्री में कौन से किस्म की वेबसाइट पॉपुलर हैं। तो हमने आपको बताया कि आई बिलीव द साइज ऑफ सोशल मीडिया बिकॉज, अब ये देखिए मैंने वजह उसके पूछने से पहले बताई, पीपल इन आवर कंट्री आर सो ऑब्सेस्ड, सो कॉन्शियस हैं अपने उसमें विद यूजिंग दो साइज। In fact, our country has been named as one of the country in the world with the highest number of social media user. ये सारी मैंने बहुत खालिस अल्फाज में बहुत सॉफ्ट अल्फाजों में लिखा है। Aside from social media sites, news sites are also popular for the obvious reason. People in my country want to be updated with the latest news. ये इस तरह करके मैंने इन सब के आंसर्स किए हैं। इसी तरह आगे उसने कहा कि डू पीपल इन योर कंट्री ईट स्पेशल फूड ऑन स्पेशल पर्सन। इसमें उन्होंने आपसे क्या कहा कि क्या डू पीपल इन योर कंट्री, आपकी कंट्री के जो लोग हैं वो स्पेशल फूड खाते हैं स्पेशल ओकेजन में, तो यस ऑफ कोर्स खाते हैं। अगर नॉर्मली बात की जाए तो स्पेशल ओकेजन जैसे कि ईद हो गई, शब रात हो गया, इन सब पे डिफरेंट, आप ये कहें कि डिफरेंट सेलिब्रेशंस होती हैं। इसी तरह अगर नॉर्मली बात की जाए फूड की, तो फूड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इसके जो आंसर मैंने किया मैं उसको कॉल कर देती हूँ कि फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सेलिब्रेशन इन ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ कल्चर और रिलीजन। इन पाकिस्तान पीपल हैव वास्ट वैरायटी ऑफ फूड and taste, but in Eid al-Fitr people usually eat sweet dishes। अब देखिए मैंने यहाँ पे फूड को अपने ईद से रिलेट किया है क्योंकि उसने कहा कि आप डिफरेंट ओकेजन्स में क्या करते हैं।
Sweet dishes like kheer, custard on Eid al-Adha, people prefer to eat mutton or beef. Some families arrange barbecue parties in our home और enjoy barbecue with each other. अब इसमें हमने उन्हें ईद उल फितर की बात भी कर दी, बारबेक्यू की बात भी कर दी और उनके घर की वजह भी बता दी। इसी तरह उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि डू पीपल इन योर कंट्री ईट स्पेशल फूड ऑन स्पेशल ओकेजन। तो हमने कहा सर्टेनली people in our country eat special food on special occasion. Well, there are number of foods items such as kheer, custard, jalebi, gulab jamun, gajar, halwa, and many other types of food are available in the market. As well as everyone like different sort of food according to the occasions. ये इसका आंसर मैंने कोट किया है, बाकी आप इसको मज़ीद गूगल से कर सकते हैं। किसी भी किस्म के सवाल को जब आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको उसके ढेरों ढेर ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ की बात की है, ये फूड की, एजुकेशन की, फ्री टाइम की, फ्रेंड रिलेटिव्स की, और ये जो मैंने आपको डिफ़ाइन भी करके बता दिया वेबसाइट्स के बारे में, तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम वेबसाइट की बात करें या फूड की या खाने की या किसी भी चीज़ की, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे अपना टॉपिक लिखें, आपको उसके ढेरों ढेर आंसर मिलेंगे और आप अपने मुताबिक कोई भी आंसर चूज़ करें, लेकिन कोशिश करें कि वो आंसर चूज़ करें जिसमें स्टार्टर्स हों, जिसमें प्रीपोजिशन हो, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। ये सब कुछ जज करके ही अपने आंसर को फाइनलाइज करें। उम्मीद है आपको पार्ट 1 क्लियर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्यू कार्ड लाऊंगी। क्यू कार्ड को भी मैं आपको डिफ़ाइन करके बताऊंगी कि आया अगर आपके पास कोई भी क्यू कार्ड आता है तो आप उसमें स्टार्टिंग में ऐसी क्या चीज़ लगाएं जो कि सब क्यू कार्ड्स में लग सके। यानी अगर आपके पास कोई क्यू कार्ड पर्सन पर आया है तो उसके भी ऊपर वो लग सके स्टार्टर, अगर वो पर्सनालिटी पर आया है तो उस पर भी लग सके, और अगर वो पर्सन पर आया है, प्लेस पर आया है या थिंग पर, वो सब पर लग सके। इसी तरह मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगी कि अगर पर्सन आया है, प्लेस आया है, आइडिया आया है कोई, तो आप उसके स्टार्टर्स में एक पूरा टॉपिक होता है, वो अगर लगाएं तो वो सबके ऊपर लग सकता है। और उसके मज़ीद मैं आपको उसको पूरा डिफ़ाइन 2 मिनट करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अगर आपको मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात आपको मेरी ना समझ आई हो, आप बहुत मतलब फ़ील फ्री होकर आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरे इनबॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि मैं आपको मज़ीद आइल्स के बारे में पढ़ा सकूं और सिखा सकूं। बाकी अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम जिसका आपको मसला नज़र आ रहा हो, मेरी वॉइस क्लियर ना हो या कोई भी मसला हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much.